हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। माय नेम इज अखिल महेश्वरी। मैं करवाऊंगा आपके बीएसटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर, डोंट वरी। आज है हमारा वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। उससे पहले हमारा स्लोगन हमेशा क्या होता है? स्टडी टुगेदर, ग्रो टुगेदर। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 20 है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी बुक जो होती है ना 11th की, वो कॉन्स्टेंटली ईयर बाय ईयर चेंज होती जाती है। ठीक है, तो मैं जो एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहा हूँ वो 2018-19 की है, उसका पेज 20 है ये। ठीक है, तो हो सकता है आप कोई और एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हो, तो आपको उसका बॉदर करने की जरूरत नहीं है। आप ये चीज ध्यान रखना कि टॉपिक वाइज में चल रहा हूं। ठीक है, पेज नंबर मैंने मेरी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लिखा है। आई होप ये इससे कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। ठीक है, तो आज हमारा वीडियो नंबर 5 और हम बहुत इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में। हमने बिजनेस पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमने बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस पढ़ लिया है। ठीक है, देन हमने पढ़ लिया कि इंडस्ट्री क्या होती है, कॉमर्स क्या होती है, इनके सब टाइप्स हमने पढ़ लिए। काफी इंसाइट में हम जा चुके हैं बिजनेस के। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एंड रिजल्ट्स, या फिर आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में कह लो टारगेट। यानी कि एक बिजनेस के टारगेट्स क्या होते हैं लार्जली, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। या एक बिजनेस का एंड रिजल्ट क्या होता है, यानी कि बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब किस डायरेक्शन में जा रही होती हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट स्टैंडिंग। देखो, समझना, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताई थी ये चीज। जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, जो पहली बार मेरे चैनल पे आया है, वो जाओ जाके फर्स्ट वीडियो देखो कि एक बिजनेस का जो बिजनेस का मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो है ही मेन एलिमेंट। जो यूजफुल इंसाइट होती है वो क्या होती है? एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ, है ना? तो समझना इस चीज को कि एक बिजनेसमैन जो होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो क्या कोशिश करता है। वो सबसे पहले एक न्यू बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश नहीं करता है, वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर आना चाहता है। कुछ याद आ रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो यानी कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक बिजनेस का, कि वो चाहता है मार्केट में विथ स्टैंड करना, कि भले चाहे यार प्रॉफिट नहीं आए, लेकिन इस जो कट थ्रॉट कंपटीशन है ना मार्केट में, जो गला काटने वाला कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, है ना, इतना जो हेवी कंपटीशन है, इसमें मैं सरवाइव कर जाऊं। और सरवाइव में कैसे कर सकता हूं? मेरा बिजनेस कैसे सरवाइव करेगा? जब मैं अपने बिजनेस को ब्रेक इवन पर ला पाऊंगा। यानी कि भले चाहे मेरा प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन लॉस भी नहीं हो। उसके बाद जो एक बिजनेस होता है वो अच्छे से प्रॉफिट गेन कर पाता है। उसके बाद वो फिर जब अच्छे से प्रॉफिट करता है, गेन करता है, तो वो ग्रोथ की तरफ जाता है। ग्रोथ कैसे होता है? ग्रोथ हो सकता है कि उस बिजनेस ने नए नए ब्रांचेस ओपन कर लिए हों। ग्रोथ हो सकता है कि उस बिजनेस ने आगे जाकर के कुछ और नया बिजनेस एस्टैब्लिश किया हो। इस तरीके से, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास, 2012-13 के आसपास जब सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल ने दोनों ने मिलकर के फ्लिपकार्ट जो कंपनी शुरू की थी, तो ऑब्वियसली उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए। उनका ऑब्जेक्टिव उस समय ये था कि लोग उनके बिजनेस को जाने, क्योंकि ई बिजनेस उस टाइम पर बहुत नया था। तो वो चाहते थे कि लोग उनके बिजनेस को जाने। फिर जब ये बिजनेस जानने लगे लोग और सेल होने लगी, तो थोड़ा सा प्रॉफिट आया। उसके बाद उन्होंने ग्रोथ करना स्टार्ट किया। ग्रोथ कैसे करना स्टार्ट किया? उन्होंने पेटीएम को कंपटीशन देते हुए नया जो था वॉलेट बनाया, दैट इज फोन पे, है ना? तो ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है। हाँ, फोन पे फ्लिपकार्ट का ही है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे मार्केट स्टैंडिंग एक बिजनेसमैन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, कि और उसमें मार्केट स्टैंडिंग में क्या आता है कि पहले वो चाहता है कि इसका बिजनेस सरवाइव करे इस कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन में, यानी कि ब्रेक इवन पर आए, प्रॉफिट हो या नहीं हो, लॉस नहीं होना चाहिए। देन प्रॉफिट कमाए एंड देन फाइनली वो ग्रो करे। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है एक बिजनेसमैन का इनोवेशन। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई इनोवेट नहीं कर रहा ना कुछ नया, तो वो शायद ही सरवाइव कर सकता है इस बिजनेस में। और इनोवेशन हर कोई करता है। चाहे आप छोटे से एग्जांपल ले लो, नेटफ्लिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन का, खैर छोटी तो नहीं है ये, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि हर दिन इन द सेंस कि हर 5 या 10 दिन में आपको नए नए ऐप अपडेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐप अपडेट्स क्यों होते हैं? ताकि जो जो इन्होंने कुछ नया स्टफ डाला है, कुछ नए इनोवेशंस डाले हैं अपने ऐप में, उस तरीके ऐप परफॉर्मेंस में वो सब चीजें आती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है,
कि अब तक नेटफ्लिक्स इंडिया में क्या हो रहा था, आपके पास जब आप कोई वीडियो वॉच करते थे तो आपके पास तीन ही ऑप्शंस आते थे, ऑडियो एंड सबटाइटल्स, नेक्स्ट एपिसोड, प्रीवियस एपिसोड। नेटफ्लिक्स इंडिया ने लोगों की डिमांड को समझा, उनसे फीडबैक लिया और उन्होंने एक अपग्रेड किया अपने वर्जन में, और अब आपके पास एक नया ऑप्शन आता है, यानी कि स्क्रीन लॉक का। अब आप स्क्रीन लॉक करके भी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो हर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है, वो चाहता है बार बार कुछ ना कुछ वो नया इनोवेट करे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, बहुत पुराना मेथड है, बाबा आदम के जमाने से चलता आ रहा है शेविंग करने का रेजर के थ्रू, लेकिन फिलिप्स इंडिया ने, या फिर आप कह लो फिलिप्स ने इस चीज को इनोवेट किया, इस चीज में कुछ नया लेकर के आए। क्या लेकर के आए वो नया इस चीज में, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ट्रिमर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उन्होंने लोगों की किस चीज को फोकस किया, किस चीज को टैप किया, उन्होंने देखा कि मैन ग्रूमिंग में रेजर में जो था वो कट्स लग जाते थे, तो उन्होंने इस चीज को फोकस करते हुए ट्रिमर्स बनाए, और आज आप देखो फिलिप्स इंडिया मैन ग्रूमिंग का बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखता है अपने पास। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव एक बिजनेसमैन का क्या होता है, बिजनेस का क्या होता है, इनोवेशन, कि वो चाहता है कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेट करे जिसकी सोसाइटी की नीड हो, जो सोसाइटी चाहती हो, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। क्या फिलिप्स इंडिया कभी इतना आगे बढ़ पाता, क्या इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर डाइवर्सिफाइड लोग रहते हैं, वहां पर इतना बड़ा मार्केट शेयर मैन ग्रूमिंग रेंज में कर पाता अगर उन्होंने इनोवेशन नहीं की होती तो, राइट। देन नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है बिजनेस का, ऑब्जेक्टिव हो जाता है बिजनेस का, ये हमने पढ़ा भी था, बिजनेस का फीचर भी है कि हर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि प्रोडक्टिविटी हो। प्रोडक्टिविटी मतलब कि कॉन्स्टेंटली प्रोक्योर करते जाएं वो रिसोर्सेज, एंड कॉन्स्टेंटली वो क्या करते जाएं, उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते जाएं, क्योंकि जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही मार्केट में जाएगा, जितना मार्केट में जाएगा उतना ही उसकी सेल्स होगी, जितनी सेल्स होगी अल्टीमेटली उतने ही रेवेन्यूज आएंगे, राइट। और रेवेन्यूज आए तो फिर वो आगे और ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का एक और एस्पेक्ट है कि बिजनेसमैन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वो चाहता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो कॉस्ट का। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ आपकी कॉस्टिंग पर ही तो है। देखो पूरा खेल जो है वो कॉस्टिंग का ही है, जितनी कम आपकी कॉस्टिंग होगी किसी चीज को बनाने में, उतनी ज्यादा प्रॉफिट्स आप अर्न कर पाओगे, है ना। समझना, से फॉर एग्जाम्पल कि कोई प्रोडक्ट बनाने में किसी कंपनी को 50 रुपीज लगते हैं, अब उन्होंने उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया, यानी कि उन्होंने सर्च किया रॉ मटेरियल और सस्ते कहाँ से मिल सकते थे, या कैसे टाइम को बचाया जा सकता था, या कैसे एम्प्लॉय से थोड़ा सा ज्यादा काम करवा करके, जैसे तैसे उन्होंने उनकी कॉस्टिंग को 45 रुपीज में पर ला करके छोड़ दिया। तो जब पहले इसकी कॉस्ट प्राइस 50 थी तो इसकी सेलिंग प्राइस जो थी यूं समझ लो वो 55 थी, तो पहले कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा था, सिर्फ 5 रुपीज का। अब जब कॉस्टिंग 45 हो गई है और सेलिंग प्राइस अभी भी 55 ही है, तो अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपीज का। यानी कि उस चीज को टैप करना जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जितनी भी बिजनेस में चीजें हैं वो सारी की सारी कॉस्टिंग पर डिपेंड करती है बॉस। जितना कम आपकी कॉस्टिंग होगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाता है एक बिजनेस का, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना और उससे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यूज अर्न करना, एंड कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते जाना, मार्केट में देते जाना, ताकि मार्केट में आपका शेयर बढ़ता जाए। ठीक है। देन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब कि आपके मशीन्स हो गई, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, आपकी मशीन्स हो गई, है ना। देन आपका मटेरियल हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीजें हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का कि जितना अच्छे से अच्छा हो सके मशीन, जितने अच्छे से अच्छा हो सके मटेरियल, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड, है ना। अब ये कैपिटल दो तरीके से आ सकता है, या तो खुद का हो सकता है, ओनर का खुद का लगाया हुआ पैसा, लाइक से फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है ना, तो मैंने उसमें है ना पैसा लगाया। और दूसरा हो सकता है बोरोड, यानी कि किसी और से लिया हुआ पैसा। तो एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अच्छे से अच्छे फिजिकल रिसोर्सेज और कम से कम इंटरेस्ट पर ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ सके, क्योंकि ये सारी चीजें ही तो इंपॉर्टेंट है बिजनेस को रन करने में।
एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी के पास मशीन से अच्छी नहीं होंगी या मटेरियल, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं होगा, तो या तो टाइमली काम नहीं हो पाएगा, मशीन अच्छी नहीं होगी तो अल्टीमेटली कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, टाइम इज मनी, है ना। अगर मटेरियल अच्छा नहीं होगा तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, सेल्स ही नहीं होगी, कस्टमर खरीदेगा ही नहीं अगर उसे क्वालिटी नहीं मिलेगी तो। ठीक है, तो ऐसे में एक बिजनेस का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है कि अच्छे से अच्छे फिजिकल रिसोर्सेस इन कम से कम इंटरेस्ट में फाइनेंशियल रिसोर्सेस गेन करना, ताकि ज्यादा देर तक लॉन्ग रन में बिजनेस सरवाइव कर सके, स्मूथली रन कर सके एंड अल्टीमेटली प्रॉफिट्स बढ़ जाए। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का अर्निंग प्रॉफिट्स। हाँ, नथिंग न्यू, ये तो आप सबको पता है कि एक बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है वो क्यों कर रहा है यार, वो कर ही इसीलिए रहा है कि उसको प्रॉफिट्स चाहिए। अगर प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और ग्रोथ भी नहीं होगा। एक चीज आपने नोटिस की कि हम सबको पता है भाई मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का तो प्रॉफिट अर्न करना ही है ना, लेकिन देखो प्रॉफिट 5th पॉइंट पर लिखा है मैंने। उसके पीछे का रीजन क्या है? लॉजिकल रीजन ये है कि प्रॉफिट तो है ही सोल रीजन, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, है ना। उसके बाद अगर ये सारी चीजें एक साथ कोलैबोरेट कर रही हैं और एक साथ अच्छी हो रही हैं, तब जाकर के प्रॉफिट आता है। तो एक बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट भाई, कम से कम कॉस्टिंग में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, जितना प्रॉफिट हो सके उतना। इसके लिए वो सब कुछ सारी स्ट्रैटेजीज अपनाता है। वो बाय वन गेट वन भी करेगा, आपने बहुत सारे बिजनेसेस को देखा होगा, बाय टू गेट वन करेगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज करेगा, लाइक हो सकता है डोर टू डोर सेलिंग करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है किस चीज को टैप करना चाहता है, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स हो उसके पास। आया समझ में? बहुत इजी था ये पॉइंट। तो एक बिजनेसमैन ऑब्वियसली बिजनेस इसलिए कर रहा है कि उसके पास प्रॉफिट आए। देन नेक्स्ट बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। देखो यहां पर मैनेजर का मतलब है एम्प्लॉय, यानी कि बिजनेस में जो भी काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। समझना कि इनका डेवलपमेंट या इनकी ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी आपके फिजिकल रिसोर्सेज कॉपी कर सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कॉपी कर सकता है, बट ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, ये कभी कॉपी नहीं किया जा सकता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जो मैं हमेशा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, काफी अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर मैं बोलूं कि बीएसटी का एग्जाम में और चिटिंग कर लो तो आप सब चीट कर लोगे, सबके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यही मैं बोलूं कि ड्राइंग का एग्जाम है और चिटिंग कर लो, तब तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर्स ह्यूमन स्किल्स। तो एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है कि उसके एम्प्लॉयज अच्छे से वेल ट्रेन्ड हो, क्योंकि जितने अच्छे एम्प्लॉयज ट्रेन्ड होंगे उतने अच्छे से वो काम कर पाएंगे, काम को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लो एक शॉपकीपर है, ठीक है, अब उसको कहीं बाहर जाना है और उसके पास एक एम्प्लॉय है जो कि शॉप को उसके पीछे से संभाल सकता है, तो उसे भरोसा है हाँ उसका काम हो जाएगा, वो मतलब उसकी शॉप भी चलती रहेगी, एट द सेम टाइम वो जाकर के काम भी कर सकता है अपना। समझ रहे हो आप? तो एम्प्लॉय को बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है, एम्प्लॉय को समझाना, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग देना। जितने अच्छे आपके एम्प्लॉयज होंगे, आपके काम करने वाले लोग होंगे, उतने अच्छे से बिजनेस चलेगा। लाइक एग्जाम्पल दूसरा ले लो आप स्कूल का, जितने अच्छे स्कूल में टीचर्स पढ़ाएंगे उतने ज्यादा बच्चे आएंगे, उतना ज्यादा क्राउड आएगा, ठीक है। तो ऐसे में एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिना एम्प्लॉय के कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। छोटा हो बड़ा हो बिजनेस, हर एक बिजनेस को अपने लोगों की जरूरत होती है। देन नेक्स्ट इज वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एप्टीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ? एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वहां पर जो उसके काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उनका एप्टीट्यूड जो हो, उनका जो काम करने का तरीका हो, वो बिजनेस के लिए हो, बिजनेस वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझे, वो सिर्फ इसे जॉब ना समझे, वो समझे कि ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना इस चीज को कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ना 2 टाइप के लोग होते हैं और उनके अलग अलग गोल्स होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होता है कि भाई कम से कम पैसा दूं मैं अपने एम्प्लॉयज को और ज्यादा से ज्यादा काम करवाऊं, उनको निचोड़ लूं पूरा। और एक एम्प्लॉय होता है दूसरा ग्रुप में। एम्प्लॉय का क्या गोल होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा तो मुझे मिले पैसा, सैलरी, और काम मुझे कुछ नहीं करना पड़े। अब देखो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में, और इन दोनों में क्लैश होता ही रहता है। तो ऐसे में एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है कि वो एक एम्प्लॉय को बोल सकता है कि तुम ओवर टाइम करो, तुम जितना ओवर टाइम करोगे उतना तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। तो देखो इससे क्या हो रहा है, कितना स्मार्ट मूव है ये। अगर वो ओवर टाइम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, ज्यादा से ज्यादा काम करवाना, वो फुलफिल हो रहा है ना। और एम्प्लॉय का क्या ऑब्जेक्टिव था, सैलरी बढ़ाना, वो भी फुलफिल हो रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, जो बिजनेसमैन के गोल है वो अकॉम्प्लिश हो जाएंगे, ठीक है। देन लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा
मेरे पास यहाँ स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, प्लीज डोंट माइंड। वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपन चैप्टर 6 में भी पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है अपने पास। फिलहाल आपको मैं ब्रीफिंग में समझा देता हूँ। हर एक बिजनेसमैन जो है ना, देखो मैं इब्राहिम लिंकन की डेफिनेशन को थोड़ा सा मोल्ड करके आपको समझाता हूं कि बिजनेस इज बाय द सोसाइटी, ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द सोसाइटी। समझना इस चीज को। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं कि बिजनेस क्या है, सोसाइटी ने ही बनाया है, ठीक है, सोसाइटी का ही है एंड सोसाइटी के लिए ही है। कोई भी बिजनेसमैन ना सरवाइव नहीं कर सकता बिना अपने सोसाइटी के लोगों के। लाइक से फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लो आपके एरिया में एक रेशन शॉप है ना, ग्रोसरी शॉप है, और आप सब ने उस एरिया वाले लोगों ने डिसाइड किया कि आप उससे नहीं खरीदोगे, उसको बॉयकॉट कर दोगे, तो क्या वो अपना शॉप अच्छे से चला पाएगा? नहीं चला पाएगा ना। तो हर एक बिजनेसमैन को पता है कि वो सोसाइटी का ही है, सोसाइटी से ही बना है, सोसाइटी के लिए ही बना है। तो वो क्या करता है, वो सोसाइटी के लिए उसके प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ ऑब्लिगेशंस है जो उसे फुलफिल करनी पड़ती है। इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अभी क्वारंटीन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, पीएम केयर फंड में हर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है। क्यों कर रहे हैं? जैसे अभी टाटा ग्रुप एंड टाटा सन्स ने 1500 करोड़ रुपीस डोनेट कर दिए। क्यों डोनेट कर दिए भाई? इसलिए डोनेट कर दिए क्योंकि उन्हें पता है कि वो सोसाइटी से ही बने हैं, सोसाइटी के लोगों के लिए ही बने हैं। अगर वो इनके लिए नहीं करेंगे तो वो प्रॉस्पर नहीं कर सकते सोसाइटी में। जैसे मिस्टर अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपीस डोनेट किए और उन्होंने क्या कहा कि मैं जो बना हूं, जो मेरी फैन फॉलोइंग है, वो मेरे लोगों की वजह से है, ये इंडियंस मेरे अपने हैं, अगर मैं इनकी हेल्प नहीं करूंगा तो फिर मैं भी कुछ नहीं रहूंगा। समझ रहे हो आप इस चीज को? टैप करना। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें मैं आपको एक स्मार्ट मूव का एग्जांपल दे देता हूं कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर रहे हो और खूब पैसा भी अर्न कर रहे हो। जैसे क्लासमेट की एक आईटीसी का एक प्रोडक्ट आता है क्लासमेट, है ना। क्लासमेट के नोटबुक्स के पीछे क्या लिखा होता है? दैट फॉर ईच परचेज ऑफ क्लासमेट नोटबुक यू विल गेट ₹1, द चिल्ड्रन विल गेट ₹1, है ना। तो समझना इस चीज को। अब क्लासमेट आपसे क्या कह रहा है कि भाई क्लासमेट की नोटबुक को परचेज करो। आप क्यों परचेज करो? क्योंकि इसी बहाने क्या हो रहा है, एक रुपया क्लासमेट कॉन्ट्रीब्यूट करके बच्चों की एजुकेशन के लिए दे रहा है, ठीक है। आप समझना, उसने आपको इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि ज्यादा से ज्यादा परचेज करो, है ना। और इससे क्या होगा, जितना ज्यादा परचेज होगा उतना क्लासमेट के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे एंड अल्टीमेटली आप देखो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर रहा है ₹1 डोनेट करके। तो वो आपको कह रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा परचेज करो, जितना ज्यादा आप परचेज करोगे उतना डोनेशन आएगा, है ना। तो अब एक कस्टमर है, वो क्या सोचेगा कि यार क्लासमेट की नोटबुक ले लेता हूँ, ₹1 ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अब ये नहीं समझ रहे कि परचेज किसकी बढ़ रही है, सेल्स किसकी बढ़ रही है? बढ़ रही है क्लासमेट की, आईटीसी की। तो कितना स्मार्ट मूव हो गया ना ये। तो आया समझ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको? ठीक है, तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पसंद करो और अपने दोस्तों को बोलो जिनको ये टॉपिक पढ़ना है। देखो कोई मिस ना हो जाए, ठीक है। स्टडी टुगेदर, ग्रो टुगेदर। एंड आपको इनकेस नोट्स चाहिए तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो के साथ नोट डालता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर लो, वीडियो को देखो, समझो एंड कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो क्या नहीं समझ में आया और क्या अच्छा लगा। ओके, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।